हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड 2021 के लिए मंथली करंट अफेयर्स का फोर्थ पार्ट लेकर। फरवरी का ये सेकंड पार्ट है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 12 फरवरी को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसको मनाता है, ताकि इंडिया में प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट किया सके। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट हमेशा कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। 12 फरवरी को आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को ही लूनर न्यू ईयर भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बात करें, 1958 में स्थापना हुई थी, जिस वर्ष डीआरडीओ की हुई थी। डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार झा। देखिए, पीडीएफ जो है कभी भी वीडियोस को रिप्लेस नहीं कर सकती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम एक बार वीडियो जरूर देखनी चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाभिषेकम कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है जलाभिषेकम, इसको एमपी ने लॉन्च किया है। एमपी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जलाभिषेकम कैंपेन लॉन्च किया है। वाटर कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे। हालांकि जलाभिषेकम कैंपेन इसको इनॉग्रेट किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, इतना याद रखिएगा। एमपी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है एमपी का, कुछ दिन पहले ही सांस कैंपेन लॉन्च किया था, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली अजय माथुर आईएसए के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। ये देख लीजिए, ये हैं अजय माथुर, ये आईएसए के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी को रिप्लेस किया। किसको? उपेंद्र त्रिपाठी को। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी पेरिस में। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तभी आपके आईएसए की स्थापना हुई थी। आईएसए पहले ये कहा गया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाली 121 कंट्रीज की मेंबर होंगी, लेकिन अब आईएसए की मेंबरशिप सभी के लिए ओपन हो गई है, जितने भी यूएन मेंबर हैं। आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और नए डायरेक्टर जनरल बने हैं अजय माथुर। इंडिया और फ्रांस के पास इसकी को प्रेसिडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन, इसकी हेड बनने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? तो हाल ही में रश्मि सामंत, ये देख लीजिए, सॉरी, ये है रश्मि सामंत, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की हेड बनने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है। याद रखिएगा, रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की हेड बनने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2020 का हिंदी वर्ड आत्मनिर्भरता अनाउंस किया गया था, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की है, यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन की हेड बनी है रश्मि सामंत, ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान किस स्टेट में जिला परिषद चेयरमैन अपॉइंट होने वाली या इलेक्ट होने वाली यंगेस्ट पर्सन है? मुस्कान। तो हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद चेयरमैन की पोस्ट धारण की है मुस्कान ने। किसने? मुस्कान ने। ये है मुस्कान, जिला परिषद की चेयरमैन की पोस्ट इन्होंने धारण की है। मुस्कान यंगेस्ट जिला परिषद चेयरमैन है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो इंडिया की यंगेस्ट जिला परिषद चेयरमैन कौन है? मुस्कान। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यंगेस्ट मेयर इंडिया की कौन है? तिरुवनंतपुरम में आर्या राजेंद्रन। यानी देखिए, यंगेस्ट मेयर केरल में बनी है, यंगेस्ट जिला परिषद चेयरमैन मुस्कान, वो कहाँ बनी है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस सिटी में इनॉग्रेट किया जा रहा है? तो पटना में स्टार्ट होने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। पटना, बिहार की राजधानी पटना, विक्रमशिला आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वहीं पर। डॉल्फिन के विषय में याद रखिएगा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी शेड्यूल 1 में डॉल्फिन आता है, और IUCN ने इसको इंडेंजर्ड स्पेसी घोषित कर रखा है। 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था डॉल्फिन को, इतना याद रखना है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 1 महीने में कार्य करने लगेगा। इसका जो फाउंडेशन स्टोन था नीतीश कुमार जी ने ले डाउन किया था। बिहार में ही पटना में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है, और बिहार में जो सोन रिवर है उस पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइल वार ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है नितिन गडकरी ने। कोइल वार ब्रिज कहाँ बन रहा है? सोन रिवर पर, बिहार में। 3 लेन ब्रिज है, नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर कौन बने हैं? तो हाल ही में करीम खान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बने हैं। ये हैं करीम खान, यूके ह्यूमन राइट लॉयर हैं करीम खान, यूके के ब्रिटिश ह्यूमन राइट लॉयर हैं करीम खान। ये ICC के न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं, इतना रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं करीम खान, ब्रिटिश लॉयर हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो देखिए, रोम स्टैच्यू अडॉप्ट किया गया था जुलाई 1988 में। रोम स्टैच्यू के द्वारा ही 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 123 मेंबर्स हैं
और देखिएगा ब्रिटिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट करीम खान नए चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं आईसीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड कितनी महिलाओं को मिला है? तो 4 महिलाओं को मिला है सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के लिए। देख लीजिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के लिए 4 महिलाओं को मिला है। 4 महिलाओं को, चारों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये चारों महिलाएं नेशनल साइंस एकेडमी से आती हैं। इनको 2021 का सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस यानी 11 फरवरी को। ये अवार्ड देता कौन है? सर्व एक्सीलेंस अवार्ड टाइफेक देता है इसको। टाइफेक ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। टाइफेक वही इस अवार्ड को देता है। टाइफेक ने कुछ समय पहले सक्षम जॉब पोर्टल और सीवीड मिशन लॉन्च किया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2013 से दिया जा रहा है। 40 वर्ष से नीचे की एज की महिलाओं को दिया जाता है। 3 वर्षों के लिए रिसर्च के लिए 15 लाख तक की ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला स्टेट जिसने डिजिटल बजट प्रस्तुत किया है। तो यूपी इंडिया का पहला स्टेट है जिसने पेपरलेस यानी डिजिटल बजट प्रस्तुत किया है। तो ये देख लीजिए यूपी इंडिया का पहला स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने पेपरलेस बजट इंडिया का पेश किया। हालांकि यूपी इंडिया का पहला स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है। याद रखिएगा इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू वो भी यूपी में ही अपॉइंट हुई थी, याद रखना है। और बाकी ये देखिए लॉकडाउन ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा जो आर्मी चीफ हैं MM नरवणे जी, इनको हाल ही में इंडिजिनियसली डेवलप्ड अर्जुन मैन बैटल टैंक्स कहां पर हैंड ओवर किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चेन्नई में आर्मी जनरल MM नरवणे जी को अर्जुन बैटल टैंक प्रोवाइड किया है। देख लीजिए ये है अर्जुन बैटल टैंक, ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी। MM नरवणे जी यहाँ पे खड़े हैं, इनको अर्जुन टैंक दिया गया है। कहां पर? चेन्नई में। क्यों? क्योंकि DRDO की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट फर्म है चेन्नई में, उसने अर्जुन टैंक को बनाया है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चेन्नई में मार्क 1A अर्जुन टैंक किसको दिया है? MM नरवणे जी को। MM नरवणे जी 28th आर्मी चीफ हैं, याद रखिएगा। DRDO ने कुछ देर पहले ही सरफेस टू एयर आकाश न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया था। DRDO 1958 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज ये DRDO का मोटो है। चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। गुड क्वालिटी के चिल्ड्रेन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए इसमें से किस एंटिटी ने पराग इनिशिएटिव लॉन्च किया था? तो टाटा ट्रस्ट ने पराग इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि अच्छी क्वालिटी का चिल्ड्रेन लिटरेचर बन सके। बच्चों के लिए उत्तम क्वालिटी का साहित्य प्रोवाइड करने के लिए पराग इनिशिएटिव टाटा ट्रस्ट ने लॉन्च किया था। और पराग इनिशिएटिव इसके हेड कौन थी? स्वाहा साहू। बस इतना देखिएगा। 2nd एडिशन पराग इनिशिएटिव एनुअल लिस्ट का जारी कर दिया गया है, हर 1 वर्ष में जारी किया जाता है। इसमें बेहतरीन क्वालिटी की जो बुकें होती हैं बच्चों के लिए उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देख लीजिए इस बार की लिस्ट को सोहा अली खान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS हैकाथॉन 2021 इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन इसको ऑर्गेनाइज किया है एम। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का मिशन है, इसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन यानी IS हैकाथॉन 2021 लॉन्च किया है। देखिए थीम क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा IS हैकाथॉन किसने लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था इंडिया में इनोवेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है BL लैकार्टे ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है, इसकी फ्लेयर्स को किस कंट्री के एस्ट्रोनॉमर्स ने रिपोर्ट किया है? तो इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने BL लैकार्टे ब्लैक होल के फ्लेयर्स को रिपोर्ट किया है। ये है आपका BL लैकार्टे। ये तो नहीं मतलब ऐसा ही रिप्रेजेंट होता ब्लैक होल। ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि प्रकाश भी इससे वापस नहीं आ पाता है। तो देखिए BL लैकार्टे ब्लैक होल है ये लैकार्टे। इसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर है इनको इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है? रिपोर्ट किया है। बस BL लैकार्टे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को डेवलप कर रही है, ये कितनी डिस्टेंस से दुश्मनों के हेलीकॉप्टर को या फिर हवाई जहाज को हिट कर सकता है? तो 160 किलोमीटर की रेंज से अस्त्र मिसाइल एनिमीज के एरोप्लेन को टारगेट कर सकता है। देख लीजिए इंडिया अस्त्र मार्क 2 मिसाइल डेवलप कर रहा है जो कि दुश्मनों के फाइटर एयरक्राफ्ट को 160 किलोमीटर एरियल कॉम्बैट में हिट कर सकता है। ये अस्त्र मिसाइल मार्क 2 सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा। क्या? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सॉरी एयर टू एयर मिसाइल है। क्या बोल गया मैं? एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र।
बियॉन्ड विजुअल रेंज काम करता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र 160 किलोमीटर की दूरी से सामने वाले फाइटर जेट्स को हिट कर सकता है। LCA तेजस में इसको यूज किया जाएगा अस्त्र मिसाइल को। कौन डेवलप कर रहा है? DRDO। DRDO की बात हम लोग पहले से कर चुके हैं, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अर्जुन टैंक दिए हैं, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 रुपए में शहरी गरीबों को यानी अर्बन पुअर्स को खाना प्रोवाइड करने के लिए माँ कैंटीन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो माँ कैंटीन लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 5 रुपए में अर्बन पुअर्स को खाना देने के लिए माँ कैंटीन लॉन्च की है। तो 5 रुपए में अर्बन पुअर्स को खाना मिलेगा माँ कैंटीन के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? ममता बनर्जी ने, वेस्ट बंगाल ने। देखिए 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 में वेस्ट बंगाल में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इतना याद रखिएगा। और इंडिया की फर्स्ट बोट लाइब्रेरी कोलकाता में स्टार्ट की गई है। तो वेस्ट बंगाल में माँ कैंटीन, बोट लाइब्रेरी, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां एडिशन, सब कुछ वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किसने लॉन्च की है? तो जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्मृति ईरानी ने जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च की है। तो कॉमर्शियल जूट को प्रोड्यूस करने के लिए जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2019-20 में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया था ताकि जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा सके। इसमें कॉमर्शियल जूट को प्रोड्यूस करने के लिए सीड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखिए MSP जो जूट का है वो 2020-21 में 4,225 रुपीज़ था। MSP जूट का 765 रुपीज़ बढ़ चुका है लास्ट 6 ईयर्स में। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 1971 में स्थापना हुई थी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी याद रहे, BJP लीडर है। नाबार्ड का माई पैड माई राइट कैंपेन ये स्मृति ईरानी जी है, अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया था। तो कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किसने लॉन्च किया था? टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जू वेई ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने वाली ओल्डेस्ट क्वार्टर फाइनलिस्ट हो गई है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ही शू वेई ये ताइवान की प्लेयर हैं, ओल्डेस्ट क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ये देख लीजिए, ये हैं ही शू वेई, ताइवान की हैं, ओल्डेस्ट क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम में एंटर किया है। 35 वर्ष की हैं। तो नाम रखिएगा, ही शू वेई ताइवान की ओल्डेस्ट क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली। रविचंद्रन अश्विन पहले प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड बैट्समैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनियन बजट 2021-22 का उसमें जल जीवन मिशन अर्बन के लिए कितने वर्षों का प्लान लॉन्च किया है, यानी कितने वर्षों के लिए जल जीवन अर्बन मिशन लॉन्च किया है? तो 5 वर्षों के लिए। ध्यान से देखिएगा, जल जीवन अर्बन मिशन जल जीवन रूरल की तर्ज पर लॉन्च किया गया है। 2021-22 के फिनांस जो आपका बजट है उसमें 5 वर्षों के लिए जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया गया है। 2,87,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इस 2,87,000 में से 50,000 करोड़ जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, 10,000 करोड़ रुपए सैनिटेशन के लिए हैं। तो अर्बन एरियाज में टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सब कुछ लिए आपका जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया गया है 2,87,000 करोड़ के लिए। 5 वर्षों का प्रोजेक्ट है। इसी के तहत आपका जो जल जीवन रूरल मिशन है उसमें आदि होगा 2024 तक के लिए टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना था रूरल एरियाज में, पर पर्सन 55 लीटर पर डे प्रोवाइड करना था। इस बार जो बजट एलोकेशन है जल जीवन मिशन का वो 450% बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्टेट मेडिकल कॉलेज पब्लिक को समर्पित किया गया है। कहाँ स्थित है? तो महाराजा सुहेलदेव स्टेट मेडिकल कॉलेज यूपी के बहराइच में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के बहराइच में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये राष्ट्र को समर्पित किया गया। साथ ही साथ महाराजा सुहेलदेव स्टेट मेडिकल कॉलेज पब्लिक को समर्पित किया गया है महाराजा सुहेलदेव की 112वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। महाराजा सुहेलदेव से रिलेटेड जितने भी हैं वो यूपी के बहराइच में, याद रखिएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ही चित्तौरा लेक का फाउंडेशन स्टोन रखा। तो याद रखिए चित्तौरा लेक कहाँ है? यूपी में, जिसका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखा है। अच्छा, ये महाराजा सुहेलदेव ये कौन है? 17वीं शताब्दी के किंग हैं। श्रावस्ती यूपी के किंग थे और राजभर कम्युनिटी में बहुत फेमस है महाराजा सुहेलदेव। तो याद रखिएगा, महाराजा सुहेलदेव से रिलेटेड कुछ भी यूपी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने अभ्युदय स्कीम लॉन्च की है। जेई, नीट, IAS सबके लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, अभ्युदय स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 15 फरवरी 2021 से मैंडेटरी कर गए थे फास्टैग। आपके फास्टैग की जो वैलिडिटी होती कितने वर्षों के लिए होती? 5 वर्ष हो गई। देखिए पहले मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि अनलिमिटेड वैलिडिटी होती है, लेकिन फिर विकिपीडिया में यही दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना, PIB में यही दिखा तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी 2021 से फास्ट टैग को मैंडेटरी कर दिया है। नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 में आए थे, इसके तहत फास्ट टैग जो व्हीकल्स है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। फास्ट टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, इसको मेरे ख्याल से 2016 के आसपास लॉन्च किया गया था आईसीआईसीआई बैंक की मदद से। फास्ट टैग का टैगलाइन देख लीजिए, गो कैशलेस। फास्ट टैग 5 वर्षों के लिए वैलिड होता है, 7.5% कैशबैक ऑफर भी आता है। मेरे ख्याल से 7 कलर्स में होता है ये, जो कि व्हीकल की कैटेगरी डिसाइड करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फागुन फेस्टिवल ये किस कंट्री में स्प्रिंग की स्टार्टिंग को सेलिब्रेट करता है? तो बांग्लादेश में पहला फागुन फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे ही बसंत महीना आता है उसके फर्स्ट डे को पहला फागुन फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। देखिएगा, तो कहाँ पर? बांग्लादेश में पहला फागुन फेस्टिवल मनाया जाता है बसंत के पहले दिवस को। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश की कैपिटल देख लीजिए, ढाका। करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो बांग्लादेश में पहला फागुन फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई छावनी पोर्टल ये मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? जो भी कंटोनमेंट बोर्ड्स एरियाज हैं वहां पर ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करना। तो देखिए, ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है कंटोनमेंट बोर्ड्स में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करने के लिए। ई छावनी पोर्टल याद रखिएगा, ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, मैंने अभी आपको बताया था, क्या लॉन्च किया था? एमपी में लॉन्च किया था, कोई कैंपेन लॉन्च किया था, जलाभिषेकम कैंपेन। बाकी आप ये सब पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसकी नई एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन बनी है? यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की नई एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है आपकी प्रीति सिन्हा। कौन बनी है? प्रीति सिन्हा। देख लीजिए, ये है प्रीति सिन्हा, ये यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की नई एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है। नाम याद रखिएगा, प्रीति सिन्हा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जुडिथ कार्ल को रिप्लेस किया है। ये है प्रीति सिन्हा, यूएन डेवलपमेंट कैपिटल फंड इसकी नई सेक्रेटरी बनी है। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड किसकी बॉडी है? यूएनडीपी के तहत कार्य करता, 1966 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2020 में यूएस को पीछे छोड़ के ईयू का, यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? तो 2020 में यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे यूएस है, थर्ड नंबर पे कौन है? यूके। तो देख लीजिए, चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ दिया है और यूरोपियन यूनियन का 2020 में बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 711 बिलियन डॉलर के साथ। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और बाकी तियानवेन चाइना का रोबोटिक प्रोब है जो कि मार्स को टच कर दिया है, ये तो पता ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला हाईवे होगा जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएगा। ये एलिवेटेड कॉरिडोर कितनी लेंथ का होगा? तो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। देश में पहला एलिवेटेड कॉरिडोर होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। याद रखिएगा, 12 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। ये है आपका एलिवेटेड कॉरिडोर। इसमें क्या होता है? नीचे से वाइल्ड लाइफ निकल सकती है और ऊपर से आपका कॉरिडोर बन जाता है। तो ऐसा पहला एलिवेटेड कॉरिडोर इंडिया में 12 किलोमीटर का बन रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसकी एडवाइजरी कमेटी में को हेड करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी को हेड करने वाले फर्स्ट इंडियन पर्सन बने हैं अजय मल्होत्रा। कौन? अजय मल्होत्रा। ये हैं अजय मल्होत्रा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी को चेयर करने वाले फर्स्ट इंडियन है अजय मल्होत्रा। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल एडवाइजरी कमेटी को चेयर करेंगे अजय मल्होत्रा। बस इतना याद रखिएगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है? 2006 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनीवा में और प्रेसिडेंट है नजहत शमीम। ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसको हेड करेंगे कौन? अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड इसे किसको सम्मानित किया गया है? तो 2020 में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया एस थियोडोर भास्करन। देख लीजिए आप, ये हैं एस थियोडोर भास्करन। इनको 2020 के सेंचुरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित, लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम देखिएगा, एस थियोडोर भास्करन। ये हिस्टोरियन नेचुरलिस्ट एक्टिविस्ट थे। इनको 2020 के सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि सेंचुरी लाइफ टाइम फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। सेंचुरी लाइफ टाइम फाउंडेशन 2015 में स्थापित एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। इसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से एस थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचौथ फेस्टिवल जो कि नाग कल्चर को प्रमोट करता है, फिर उसका सिंबल है, कहाँ मनाया जाता है? तो कंचौथ फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर वहाँ की चिनाब वैली में कंचौथ फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि नाग कल्चर को प्रेजेंट करता है।
तो नाग कल्चर सेलिब्रेट किया जाता है कंचौथ फेस्टिवल के रूप में। तो कंचौथ फेस्टिवल कहाँ? जम्मू कश्मीर। देखिए इस दौरान गॉडेस पार्वती यानी पार्वती माता की पूजा की जाती है। जम्मू कश्मीर देखिए 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गई थी। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश मोबाइल ऐप, ये व्हाट्सएप इंडिया का व्हाट्सएप है, किसने डेवलप किया है? तो संदेश मोबाइल ऐप को एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने संदेश मोबाइल ऐप डेवलप किया है जो कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस सिस्टम पर काम करेगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु ऐप को भी इसने डेवलप किया था। आरोग्य सेतु को लॉन्च किया था नीता वर्मा ने। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1976 में स्थापित हुई थी। डाटा जनरल है नीता वर्मा। संदेश मोबाइल ऐप इसने ही डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2021 में इंडिया का पहला स्पेस मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और इसरो इसमें एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है जो कि किस कंट्री का सैटेलाइट है? एमेजोनिया 1 ब्राजील का सैटेलाइट है। नाम से ही जाना जा सकता है कि एमेजोनिया 1 ब्राजील का सैटेलाइट है। इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन 2021 में एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लेकर जाएगा। ये एमेजोनिया 1 सैटेलाइट PSLV C51 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नई कंपनी है, उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट 2021 में इसरो का पहला मिशन हो गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये देख लीजिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो की आर्म के रूप में स्थापित किया है मार्च 2019 में। इसरो की बात करें हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, लेकिन NSIL के CMD हैं जी नारायण। कुछ दिन पहले ही मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ पार्टनरशिप की थी इंडिया में मैपिंग सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेय जल सर्वेक्षण जल जीवन मिशन के तहत किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पेय जल सर्वेक्षण लॉन्च किया है। ये पेय जल सर्वेक्षण होगा, याद रखिएगा। पायलट पेय जल सर्वेक्षण किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। जल जीवन मिशन अर्बन के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? सिटीज में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसको चेक किया जाएगा। तो पायलट बेसिस पर पेय जल सर्वेक्षण 10 शहरों में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। जल जीवन मिशन जो रूरल है 2024 तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं, जिसमें 55 लीटर वाटर पर डे पर पर्सन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा महाबंधु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा महाबंधु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव असम में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? असम में। ये देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महाबंधु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव असम में लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। इसमें रो पैक्स वेसल्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो देखिएगा, महाबंधु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव असम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, असम में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड माजुली द्वीप। उसके अलावा भ्रमण सारथी स्कीम असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। याद रखिएगा, इंडिया का पहला बम्बू नेशनल पार्क है वो भी मेरे ख्याल से असम में ही है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टाइम मैगजीन द्वारा 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट जारी की गई, उसमें कितने इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटीज को शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन ने 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट जारी की, इसमें 5 इंडियन ओरिजिन पर्सन को शामिल किया गया है। 5 इंडियन ओरिजिन पर्सन में से ऋषि सुनक का नाम याद रखिएगा, यूके के फिनांस मिनिस्टर हैं। अपूर्वा मेहता इंस्टाकार्ट की CEO, शिखा गुप्ता ED, बस ये छोड़ दीजिए आप, ऋषि सुनक का नाम याद रखिएगा। टाइम मैगजीन के 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में 5 इंडियन हैं। इन्होंने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया है। तो भीम आर्मी के चीफ कौन है? चंद्रशेखर आजाद। टाइम मैगजीन अमेरिकन मैगजीन है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर 1923 से पब्लिश हो रही है। एडवर्ड फेल्सेंथल इसके एडिटर इन चीफ हैं। तो 5 इंडियन ओरिजिन पर्सन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर लाइक रोबोटिक कार बनाई गई है टाइगर X1। इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है Hyundai ने। टाइगर X1 ट्रांसफॉर्मर लाइक रोबोटिक कार है। जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी उनको पता होगा। इसमें ये रोबोटिक कार होती है, कार भी बन जाती है, रोबोट भी बन जाती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर लाइक रोबोटिक कार। नाम है टाइगर X1, Hyundai मोटर कंपनी बनाया है। नाम याद रखिएगा बस। टाइगर का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट। तो टाइगर X1 ट्रांसफॉर्मर जैसी एक कार है, Hyundai ने बनाया है। Hyundai एक साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी है, हेडक्वार्टर है सियोल में। 1967 में Hyundai की स्थापना हुई थी। ली वॉन ही Hyundai के कौन है? CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैफ डू प्लेसेस टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके फैफ डू प्लेसेस, साउथ अफ्रीका के कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने
टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल चुके हैं, याद रखिएगा, फैफ डू प्लेसिस। किंग्स 11 पंजाब की हेड कौन है? प्रीति जिंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन कंट्री द्वारा एंटी रेडिकलिज्म बिल को पास किया गया है इस्लामिक रेडिकलिज्म को रोकने के लिए? तो फ्रांस ऐसे काम कर रहा है, इस्लामिक रेडिकलिज्म को रोकने के लिए एंटी रेडिकलिज्म बिल पास किया गया है फ्रांस में। ये देख लीजिए, फ्रेंच पार्लियामेंट ने इस्लामिक रेडिकलिज्म को रोकने के लिए एंटी रेडिकलिज्म बिल को अप्रूव कर दिया है। बस इतना देखिए, ये है मैप में फ्रांस। पेरिस कैपिटल है, सीन नदी के किनारे आता है पेरिस, सीन रिवर के किनारे। करेंसी क्या है? CFE फ्रैंक एंड यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं जीन कास्टेक्स, नाम याद रखिएगा आप। पीएम मोदी ने कावेरी बेसिन रिफाइनरी, इसका फाउंडेशन स्टोन किस स्टेट में रखा है? तो तमिलनाडु में रखा है। कहाँ पे? देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कावेरी बेसिन रिफाइनरी का फाउंडेशन स्टोन नागपट्टिनम तमिलनाडु में रखा है, इतना रखिएगा प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई सारे फाउंडेशन स्टोन रखे हैं तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसमें ऑयल और गैस सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से आपका एक कावेरी बेसिन रिफाइनरी, इसका भी फाउंडेशन स्टोन नागपट्टिनम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखा है। इसके अलावा इंडियन ऑयल की 143 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन को भी इन्होंने, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो कि 4500 करोड़ की लागत से बन रही है। तमिलनाडु इसमें बहुत चर्चा में है। एक तो पहली बात तो इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में बन रही है। उसके अलावा तमिलनाडु स्थित मेघमलाई टाइगर रिजर्व इंडिया का 51वां टाइगर रिजर्व है और तमिलनाडु का 5वां, इतना रखिए। हालांकि इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में बन रहा है, विषधरी सेंचुरी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? के मेनन को। किसको? के मेनन को। ये देख लीजिए, ये हैं के मेनन, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर हैं के मेनन। इसके लिए इनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि मुंबई में हुआ, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 11th दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फरवरी में हो रहे थे मुंबई में। इस दौरान जो अभिषेक मिश्रा हैं, CEO हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के, उन्होंने अनाउंस किया के मेनन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के लिए। देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी अनिल मिश्रा द्वारा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में दिया गया था पहली बार, किसको? देविका रानी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड अलग है, जो कि मेन स्टार को दिया जाता है नेशनल अवार्ड के दौरान। तो 66 नेशनल अवार्ड के दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 UNFCCC की जो होने वाली है यूके में, उस दौरान किसने प्रपोज किया है वर्ल्ड सोलर बैंक स्थापित करने के लिए? तो ISA ने प्रपोज किया है कि वर्ल्ड सोलर बैंक स्थापित किया जाएगी। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने प्रपोज किया है कि यूके में जो ग्लासगो में UNFCCC की COP26 होने वाली है, उसमें वर्ल्ड सोलर बैंक स्थापित की जाएगी। तो ISA क्या है? एक फर्स्ट TT बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। हालांकि जितने भी TT बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर इंडिया में किसी का नहीं है, सिर्फ ISA का है। ISA मैंने आपको पहले ही बताया, 2015 में COP21 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। इंडिया और फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। COP26 कहाँ होने वाला है? ग्लासगो यूके में। इसके प्रेसिडेंट बने हैं आलोक शर्मा, इतना याद रखिएगा। और रिसेंटली अजय माथुर ISA के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हर वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 20 फरवरी को। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 10 जून 2008 को ये डिसाइड किया गया था। इस बार थीम क्या है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, याद रखिएगा, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का थीम है। ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसको वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 82nd का वुमेन टाइटल जीता है मनिका बत्रा ने। इंडिया की टॉप टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरे ख्याल से ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं मनिका बत्रा। ये हैं, इन्होंने 82वीं यानी 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में वुमेन टाइटल जीत लिया है। रखिएगा, पंचकुला हरियाणा में हो रहा था ये कॉम्पिटिशन, इसको जीता है मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा का ये सेकंड नेशनल टाइटल है, इससे पहले 2015 में हरियाणा में जीता था। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, कहाँ से? न्यू दिल्ली से हैं। हालांकि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें 1926 में स्थापना हुई थी। दुष्यंत चौटाला इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलेश्वरी देवी टेम्पल पर जो भक्त जाते हैं उनको डिवाइन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए सामलाई टेम्पल
प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो सामलाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। इसलिए समलेश्वरी देवी टेम्पल कहाँ है? ओडिशा में है, इसलिए सामलाई प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? ओडिशा ने। समलाई का फॉर्म है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। समलेश्वरी देवी टेम्पल के लिए लॉन्च किया है किसने? ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओडिशा गवर्नमेंट ने मोस्ट सरकार 5T इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था। ओडिशा बहुत चर्चा में है। ओडिशा में एक चिल्का लेक है, चिल्का लेक है जो कि एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और ब्रैकिश वाटर लैगून है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने ओडिशा में रिवार्ड प्रोजेक्ट के तहत 350 करोड़ भी रुपए दिए हैं। नवीन पटनायक कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला था 2019 में मिला था, वो तो खैर पेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस मॉरिस। इन्होंने IPL 2021 के दौरान सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज्यादा ऑप्शन हुए चेन्नई के लिए। क्रिस मॉरिस कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मेरे ख्याल से क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। ये देख लीजिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सुपरस्टार क्रिस मॉरिस, इनको चेन्नई द्वारा परचेज कर लिया गया 2021 के ऑक्शन में। ये है क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। 16.25 करोड़ में खरीदा गया है। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें, कैपिटल है, 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफिल्टन। करेंसी है रैंड, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। देखिए क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन फैफ डू प्लेसिस ने रिजाइन कर दिया था। साउथ अफ्रीका का मैप देख लीजिए आप। जब भी साउथ अफ्रीका का मैप देखें तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे वार्म करंट बहती है जिसका नाम है अबुल हास, और यहाँ पे कोल्ड करंट बहती है जिसका नाम है बेंगुइला। अबुल हास हिंद महासागर करंट है, बेंगुइला अटलांटिक महासागर की, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल हेल्थ कार्ड डे हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? 19 फरवरी को। क्यों भाई 19 फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 19 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी, इसीलिए हर वर्ष 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है। इस बार 2021 में 6वां वर्ष मनाया गया है सॉइल हेल्थ कार्ड का। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और याद रखिएगा सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 न्यूट्रिएंट्स की जानकारी होती है। रेनफेड एरियाज में 2.5 हेक्टेयर में सैंपल लिया जाता है, और रेनफेड एरियाज में 10 हेक्टेयर में, और इरिगेटेड एरियाज में 2.5 हेक्टेयर में सैंपल लिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड 2 वर्ष पे जारी किए जाते हैं। और याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को 190 रुपीज पर सॉइल सैंपल के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्कूल ऑफ माइंस, ये कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको IIT धनबाद कहते हैं, ये झारखंड में स्थित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि SR ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड ने IIT धनबाद यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के साथ पार्टनरशिप की है। पर्पस क्या है? कोल बेड मीथेन टेक्नोलॉजीज की फील्ड में रिसर्च और डेवलप करना। तो कोल बेड मीथेन की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस और SR ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन लिमिटेड ने आपस में MOU साइन किया है, पार्टनरशिप की है, याद रखिएगा। IIT धनबाद यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 में स्थापना हुई, धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ रिसर्च को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए किसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है? तो CSIR ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ फाउंडेशन साइन किया है इंडिया में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। CSIR, इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है इंडिया में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1962 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हेड हैं इसके DG हैं इसके शेखर सी मांडे, हालांकि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में FAO द्वारा इंडिया के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है? तो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है FAO द्वारा। देख लीजिए FAO द्वारा 2020 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है, याद रखिएगा। FAO और अर्बन डे फाउंडेशन इन्होंने हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड डिक्लेयर किया है क्योंकि अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है, याद रखिएगा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, रोम इटली में हेडक्वार्टर है। DG हैं च्यू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिन्होंने RBI के ई कुबेर पेमेंट सिस्टम का 2.9 वर्जन इंप्लीमेंट किया है। तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है जम्मू कश्मीर, जिन्होंने RBI के ई कुबेर पेमेंट सिस्टम का 2.9 वर्जन इंप्लीमेंट किया है। ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने RBI के ई कुबेर का 2.9 वर्जन इंप्लीमेंट किया है। हालांकि स्टेट्स में पहले से रन किया रहा है, लेकिन यूटीज में कौन? जम्मू कश्मीर बन गया है। जम्मू कश्मीर आपको बताइए आर्टिकल 370 एवेल्यूस हुआ। कुछ दिन पहले कंचौथ फेस्टिवल यहाँ मनाया गया जो कि नाग कल्चर को प्रमोट करता है। चेनाब वैली में RBI की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स में, डेली करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने अपना सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया, किसको हराकर? जेनिफर ब्रैडी को हराकर। जेनिफर ब्रैडी कहाँ से बिलोंग करती हैं? US से। तो बस इतना ही याद रखिए, नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं,
सेकेंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है इन्होंने नाओमी ओसाका ने। किसको हराया है? जेनिफर ब्रेडी को, जो कि अमेरिका की है। इससे पहले नाओमी ओसाका ने अपना 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, इसी सीरियल में होता है जनवरी से दिसंबर के बीच में। तो चौथा ग्रैंड स्लैम है नाओमी ओसाका का। नाओमी ओसाका टेनिस स्टार है जापान की। द क्वेश्चन है हेलिना किस मिसाइल का, किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है? तो हेलिना नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है। देख लीजिए, हेलिना नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है। अच्छा, नाग के एयरफोर्स वेरिएंट को कहते हैं ध्रुवास्त्र, इतना याद रखिएगा, ध्रुवास्त्र। डीआरडीओ ने नाग मिसाइल को डेवलप किया है। 3rd जनरेशन मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट क्लास की मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हेलिना हेलीकॉप्टर वर्जन है, ध्रुवास्त्र एयरफोर्स वर्जन है। हेलिना को सक्सेसफुली 2018 में टेस्ट किया गया था। नाग और हेलिना याद रखिएगा डीआरडीओ द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। डीआरडीओ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जी सतीश रेड्डी, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1958 में स्थापना हुई थी। इसमें इम्यूनाइजेशन कवरेज को इन्हांस करने के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च कर दिया है। देखिए 2 राउंड में लॉन्च किया जाएगा, 22 फरवरी को पहला मिशन और 22 मार्च को ऐसे लॉन्च किया जाएगा। 29 स्टेट्स में होगा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसमें 90% फुल इम्यूनाइजेशन का टारगेट रखा गया है 250 डिस्ट्रिक्ट्स में, इतना याद रखिएगा आप। मिशन इंद्रधनुष 2017 में लॉन्च किया गया था 2 वर्ष तक के बच्चों का इम्यूनाइजेशन करने के लिए। बाद में ये कहा गया कि जितने भी लिफ्ट हो गए हैं उनका इम्यूनाइजेशन किया गया मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड के द्वारा। तो तीसरा चरण लॉन्च हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैं, उन्होंने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च कर दिया है, नितिन गडकरी। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन देखिए ई मोबिलिटी इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। अच्छा, गो मोबिलिटी कैंपेन इसको रन कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी याद रखिएगा 2002 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में पास हुआ था। नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? दिल्ली। ये तो आंख बंद करके टिक करिएगा, अगर ना पता हो तो बिल्कुल मत टिक करिएगा, क्योंकि आंख बंद करने का मतलब ये नहीं, क्योंकि कई बार कानपुर और गाजियाबाद भी होती हैं। बेंगलुरु तीसरी सबसे पोल्यूटेड सिटी रही है 2020 में, दिल्ली फर्स्ट, मुंबई सेकंड। देखिए ग्रीन पीस साउथ एशिया एनालिसिस जारी किया गया एयर पोल्यूशन का, इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये 3 टॉप सिटीज रही हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रही हैं। दिल्ली के बाद मैक्सिको सेकंड नंबर पर रही वर्ल्ड में देखा जाए, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नेदरलैंड में। बस इतना ही पूछेगा आपसे, 1971 में स्थापना हुई थी, ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द्वारा वीजा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो इंडिया ने एथियोपिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है वीजा फैसिलिटेशन, देख लीजिए वीजा फैसिलिटेशन और लेदर टेक्नोलॉजी पर। एथियोपिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस समय इंडिया की यात्रा पर थे, तो इंडिया और एथियोपिया के बीच में 2 एग्रीमेंट हुए, वीजा फैसिलिटेशन, लेदर एग्रीमेंट। बस इतना याद रखिएगा। ये है मैप में एथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, इतना याद रखिएगा। एथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। करेंसी क्या है? एथियोपियन बियर। और प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद। प्रेसिडेंट हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 लेदर टेक्नोलॉजी और वीजा फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1999 में इसकी शुरुआत की थी। देखिए बांग्लादेश बंगाली जो पीपल थे उनको ध्यान में रखते हुए 1999 में ये शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे थीम क्या है इस बार? फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इतना देखिए। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नवंबर 1965 में स्थापना हुई थी। पेरिस में हेडक्वार्टर है, हेड है ऑड्रे अजोले। ये क्वेश्चन है मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। सर्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल टाइटल जीत लिया है, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। अपना नया ये नहीं पूछेंगे आपसे। ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लीजिए आप, मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। हराया है डेनियल मेदवेदेव को जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। तो नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल देख लीजिए आप, नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता है। हराया है जेनिफर ब्रैडी को जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया, नाओमी ओसाका जापान, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप इसी क्रम में याद रखिएगा, जनवरी से दिसंबर के बीच में होते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को ऑर्गेनाइज करता है, 1913 में स्थापना हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का।
प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर। अब कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो भी परमिट हो गया है कि डिजी लॉकर में अपलोड होगा, तो अब आपका पासपोर्ट भी अपलोड हो जाएगा। पहले ये 3 अलाउड थे। हालांकि पासपोर्ट जब आप सबमिट कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर स्पेसिफिक अप्लाई करना होगा कि भैया हाँ पासपोर्ट भी हम डिजी लॉकर में चाहते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजी लॉकर लॉन्च किया गया था। इसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप लिंक कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं। अब पासपोर्ट भी अलाउ हो गया है। डिजी लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी असम में स्थापित की जा रही है। ईस्टर्न इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में। हाँ, कानपुर में। सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने आधारशिला रख दी है ईस्टर्न इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी की। ये दरांग डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। स्किल यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल द्वारा स्थापित की जा रही, कई सारी कंट्रीज इसमें सपोर्ट करती हैं। जो असम के दरांग में स्थापित की जा रही स्किल यूनिवर्सिटी, ये 1000 करोड़ की लागत से बनेगी। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, कानपुर में स्किल यूनिवर्सिटी बनी थी, हालांकि मैं पढ़ चुका हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। स्किल यूनिवर्सिटी जो बन रही है असम के दरांग में, वहाँ पर 12 डिसिप्लिन में 10,000 स्टूडेंट्स को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडियन रेलवे, पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दौड़ा है असम में। प्रेसिडेंट मोदी जी ने महाबंधु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च किया था और भ्रमण सारथी स्कीम, ये भी असम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP21, इसको ऑफिशियली रीज्वाइन किसने किया है? तो अमेरिका ने छोड़ा था, अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया। पिछली बार नवंबर 2020 में छोड़ा था, क्योंकि 2 साल का नोटिस पीरियड होता, 2 साल लग गए थे इसको छोड़ने में। डोनाल्ड ट्रम्प ने छोड़ा था, अब वापस अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। देखिए, इसमें 5 वर्षों में एमिशन कम करने का टारगेट रखा गया था। कुछ गोल क्या था? 2100, जो 2100 की शताब्दी हमारी पूरी होगी उस दौरान ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने से रोकना है। लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये था, हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए एफर्ट करना था, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रुक जाना चाहिए था। COP26 कहाँ होने जाना है? ग्लासगो, यूके में। इससे पहले 2019 में हुआ था COP25 मैड्रिड में हुआ था, याद रखिएगा। COP21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कहते हैं, इतना याद रखिएगा। किस कंट्री ने कोरोना वायरस के लिए ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया है? तो इजराइल ने ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च कर दिया है। देख लेते हैं, इजराइल गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया गया है ताकि वैक्सीनेटेड लोग ही इजराइल में आ सकें। तो बस ग्रीन पास याद रखिएगा, इजराइल की प्रॉपर्टी है, वैक्सीनेटेड लोग इजराइल जाए। कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकल। प्राइम मिनिस्टर थे, अब नहीं है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब, इस पर 7 दिनों तक का एग्जीबिशन चला है, किस इंडियन इंस्टीट्यूट या फिर यूटी में? तो नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब पर 7 दिनों की प्रदर्शनी लगी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, इन्होंने 7 दिन तक नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब पर एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है रजौरी के ITI ग्राउंड में। मेरे ख्याल से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जम्मू कश्मीर में RBI के जो कुबेर पेमेंट सिस्टम का 2.9 वर्जन है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। बाकी सब कुछ हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। कंचौथ फेस्टिवल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर किसने इनॉग्रेट किए हैं? तो नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जी ने 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये स्फूर्ति क्लस्टर नितिन गडकरी जी ने स्थापित किए हैं। 42,000 जो आर्टिजन्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इन्होंने स्फूर्ति क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए 85 करोड़ रुपए अभी तक प्रोवाइड किए हैं। स्फूर्ति याद रखिएगा, MSME मिनिस्ट्री की स्कीम है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज 2005 में लॉन्च की गई थी क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच के। इंडियन कोस्ट गार्ड का C453 ये शिप है, कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो तमिलनाडु में। इंडियन कोस्ट गार्ड का C453 शिप कमीशन किया गया है। ये 17th इंटरसेप्टर बोट है, याद रखिएगा, C453। इंटरसेप्टर करने का काम क्या? देखिए, इंटरसेप्टर मतलब जैसे दुश्मनों की बोट आ रही है तो उसको इंटरसेप्ट करिए और उनको रोकिए। तो हाल ही में C453 इंडियन कोस्ट गार्ड की इंटरसेप्टर बोट है। इसको डेवलप किया गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्विलांस के लिए। तमिलनाडु में हाल ही में इसको कमीशन किया गया है। लार्सन एंड टुब्रो ने इसको डेवलप किया है। 18 बोट डेवलप करनी थी, 17वीं है, याद रखिएगा। C453 इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया है। तो तमिलनाडु में मेघमालय टाइगर रिजर्व इंडिया का 51वां टाइगर रिजर्व बन गया है, याद रखिएगा, तमिलनाडु का 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो खजुराहो MP है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। खजुराहो डांस फेस्टिवल का 47th एडिशन MP में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके पहले
मांडू फेस्टिवल ये भी धार डिस्ट्रिक्ट एमपी में ही ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए भोजताल एमपी में ही है, इसको बड़ा तालाब कहते हैं। बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली नहीं है, क्योंकि बताने वाली क्या, इतनी बार बहुत सारी चीज़ें, क्या बताएंगे। सेस्पा, इंडिया ने सेस्पा एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशस के बीच में साइन किया गया। किसके, इंडिया और मॉरिशस। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है मॉरिशस जिसके साथ इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में, इंडिया और मॉरिशस के बीच में लैंडमार्क कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया है। नाम देखिएगा, इंडिया मॉरिशस, ये है मैप में मॉरिशस। कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी क्या है, मॉरिशियन रूपी। प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी किस स्टेट में ओपन हो जा रही है, तो केरला में ओपन हो जा रही है इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। बजट 2021 में केरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित की जाएगी, तिरुवनंतपुरम में। पहले से जो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसी का नाम रख दिया जाएगा मेरे ख्याल से, कुड SIT। अच्छा, ये कुड SIT को इनॉग्रेट किसने किया है, आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने 1 स्कूल 1 IAS स्कीम लॉन्च की है, याद रखिएगा। केरल गवर्नमेंट ने 9 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं स्मार्ट आंगनवाड़ी के लिए। मैप में आप देख लीजिए, ये है केरल। देखिए न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंडिया की कहाँ बन रही है, तमिलनाडु में। तो केरल का एक मथकेतन 16 नेशनल पार्क है, वो बहुत प्रभावित हो रहा है इससे, तो उस नेशनल पार्क का नाम याद रखिए, मथकेतन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका सेकंड एडिशन 2021 में कहाँ होगा, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका सेकंड एडिशन कर्नाटक में होने जा रहा है। कहाँ पे, कर्नाटक में। देख लेते हैं। देखिए पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में 2020 में हुआ था। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सेकंड एडिशन कर्नाटक में 2021 में होने जा रहा है। कर्नाटक की जो जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु, वो इसको ऑर्गेनाइज करेगी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसमें 25 वर्ष तक के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि जो सेकंड एडिशन है उसमें योगासना और मलखम्ब को भी शामिल किया जाएगा। ये नए स्पोर्ट है और योगासना और मलखम्ब नेटिव स्पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जो आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हो रहा है, उसमें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, इसका अवार्ड पोस्टुमसली दिया गया है। किसको, सुशांत सिंह राजपूत को। अच्छा है, मार डालो पहले, उसके बाद अवार्ड दे दो, लोग भूल ही जाते हैं। अब कोई सब सो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, और कब तक लड़े, इंसान की एक हद होती है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसमें अभी क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया वो किसी और चीज़ के लिए थे, हालांकि अब बेस्ट क्रिटिक चॉइस के लिए सुशांत सिंह राजपूत को पोस्टुमसली अवार्ड दिया गया है, दिल बेचारा के लिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट एक्टर फीमेल में रही दीपिका पादुकोण छपाक के लिए, बेस्ट एक्टर मेल में रहे अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आपको याद है, ये 11वां एडिशन मेरे ख्याल से हो रहा है, आपने वहाँ पे पढ़ाया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक्टर के मेनन को मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है इसी इवेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली फॉरेन टीम कौन सी है, तो इंग्लैंड। देख ले, इंग्लैंड का टूर चल रहा था उसी दौरान मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, वहां पर इंग्लैंड पहली फॉरेन टीम बन गई है जिसने टेस्ट क्रिकेट खेला है, वो भी पिंक बॉल से। तो कितनी अच्छी बात है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि 1980 में जब ये बना था तब इसका नाम मोटेरा स्टेडियम ही था, फिर नाम हुआ सरदार पटेल, अब है नरेंद्र मोदी। और कितनी अजीब बात है ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब ध्यानचंद अवार्ड हो गया, नरेंद्र मोदी जी, अजीब कुछ भी। देखो उल्टा काम चलता है, कोरोना चल रहा है लेकिन रैलियां चलती रहेगी, लोगों का निकलना मत है। मैं खुद ही नरेंद्र मोदी जी को बहुत मानता हूँ, मैं कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देता, चलो ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें गलत हैं तो क्या उनको ना कहें, चलो ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स सही है, लोग अपने काम के लिए काम करते हैं। मोटेरा स्टेडियम 2014 में ये बन के तैयार हो गया था और लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था, अब यहाँ पे खेला जा रहा है इंग्लैंड। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप विजिट किए हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हस्बैंड की एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों की संपत्ति में अब जो उनकी पत्नियां हैं उनका आधाधिकार रहेगा। ये तो अजीब बात होगी ना, पति की भी प्रॉपर्टी में अधिकार, पिता की भी प्रॉपर्टी में, दो जगह से कैसे अधिकार किसी को मिल सकता है, ये बताइए मेरे को। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट एक बिल ला रही है जिसमें महिलाओं को उनके पति की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार, अब उत्तराखंड ने बोल दिया पति की प्रॉपर्टी में अधिकार, तो इनको दो जगह से अधिकार मिलेगा। भैया हमें तो एक ही चीज मिल रहा है, हमें भी दो जगह से चाहिए, इनके पापा की भी प्रॉपर्टी में भी चाहिए। उत्तराखंड की बात करें, कैपिटल है देहरादून, विंटर कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, सॉरी, बेबी रानी मौर्य हालांकि अभी भी गवर्नर है उत्तराखंड की। याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क उत्तराखंड में है,
इंडिया का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी गार्डन उत्तराखंड में ही है। ये सारे फैक्ट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसका अब नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में ही है। हालांकि जब 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था तब इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स जम्मू के फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट है? तो एम्स जम्मू इसके फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हैं आपके डॉक्टर शक्ति गुप्ता। ये हैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता, एम्स जम्मू के फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। 2019 में एम्स जम्मू की आधारशिला रखी गई, 2023 तक बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन यहाँ पे काम चलने लगा है। तो डॉक्टर शक्ति गुप्ता अब एम्स जम्मू के नए डायरेक्टर बन गए हैं। अच्छा, एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर कौन है? रणदीप गुलेरिया। याद रखिएगा नाम, किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में NSSH यानी नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हब पर 7 दिनों तक चलने वाला एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान नेशनल अवार्ड के लिए अनंतपुरा मऊ डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की अनंतपुरा मऊ डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान अवार्ड के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली है उसमें से 99.6% लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा मऊ डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री किसान नेशनल अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। हालांकि पहली इंस्टॉलमेंट दिसंबर 2018 के लिए दी गई थी और बाद में जून 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मार्जिनल और मीडियम फार्मर्स से लेकर सभी के लिए ओपन कर दिया गया। पहले सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था। पूरे वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। देखिएगा 3 बार दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर वेलफेयर द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, ये बुक किसने लिखी है? तो देवीर सिंह भंडारी। किसने? देवीर सिंह भंडारी। देख लीजिए, देवीर सिंह भंडारी, इनके द्वारा युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे बुक लिखी गई है। ब्लूम्सबरी इसको पब्लिश कराया। तो युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे देवीर सिंह भंडारी ने लिखी है। बस इतना याद रखिएगा। इसमें 60 जो एमिनेंट यंग पर्सनालिटीज हैं उनके विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने आई कोल्ड सिंपोजियम का इनॉग्रेशन किस शहर में किया है? तो आई कोल्ड सिंपोजियम इसका इनॉग्रेशन किया गया है नई दिल्ली में। किसने किया है? जल शक्ति मिनिस्टर डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी। देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आई कोल्ड सिंपोजियम यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोजियम का इनॉग्रेशन किया है जल शक्ति में। देखिए थीम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन। ये आई कोल्ड सिंपोजियम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? आई कोल्ड ने, यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ने हाइब्रिड तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आई कोल्ड सिंपोजियम को इनॉग्रेट किसने किया? याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। पेरिस में हेडक्वार्टर है, बाकी नहीं पूछेंगे आपसे। पेरिस में हेडक्वार्टर है आई कोल्ड का, 1928 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर किस स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया है? तो कर्नाटक के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप किया है। ये देख लीजिए, कर्नाटक के स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया है इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु के साथ स्थापित करके, मतलब कि मिलके। तो बस नहीं याद रखिए, फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर हॉर्टिकल्चर के तहत ही आता है ना आपका। हालांकि फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फ्लावर कल्टीवेशन को, लेकिन हॉर्टिकल्चर के तहत आता है। तो कर्नाटक स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया है। कर्नाटक में इंडिया का पहला टॉय क्लस्टर बन रहा है, इतना देखिएगा। कन्नड़ एक्टर जो दर्शन है उनको एग्रीकल्चर एम्बेसडर बनाया गया है कर्नाटक के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। तो दर्शन कन्नड़ा एक्टर हैं, इनको एग्रीकल्चर एम्बेसडर बनाया गया है कर्नाटक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा। अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। ये देख लीजिए, ये हैं अंजलि भारद्वाज। इनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना है। याद रखिएगा, टोटल 12 लोगों को चुना गया है, जिसमें से अंजलि भारद्वाज एक हैं। करप्शन के खिलाफ इन्होंने बेहतरीन तरीके से मूवमेंट चलाई है, इसीलिए अंजलि भारद्वाज को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए चुना गया है, टोटल 12 में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? तो चाइना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हो गया 2020 में। यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। ये देख लीजिए, चाइना इन्होंने यूएस को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। ये देख लीजिए, $77 बिलियन के आसपास ट्रेड हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में, सॉरी इंडिया और चाइना के बीच में। फिर 75 पे यूएसए और यूएई इंडिया का थर्ड टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। तो ये देखिएगा, चाइना, यूएस, यूएई ये टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के। बाकी आप चाइना के विषय में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
जैस्मीन हैरिसन ये यंगेस्ट पर्सन बन गई हैं जिन्होंने अकेले ही अटलांटिक ओशन में नाव चलाई है। तो जैस्मीन हैरिसन कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंग्लैंड से। ये देख लीजिए, ये हैं जैस्मीन हैरिसन, 21 वर्ष की हैं। जैस्मीन हैरिसन है, सॉरी, इंग्लैंड की हैं। या देखिए अटलांटिक ओशन को अकेले नाव चलाकर पार किया है। तो नाम है देखिए जैस्मीन हैरिसन, 21 वर्ष की हैं, इंग्लैंड की हैं, अटलांटिक ओशन को अकेले ही नाव चलाकर पार किया है। ये है आपका इंग्लैंड। लंदन कैपिटल है करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। COP21 ग्लासगो में हो रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन हाल ही लॉन्च किया गया है। इसके कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स हैं नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के। 3 पिलर्स कौन से? पहले देख लीजिए, पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के 3 पिलर्स हैं, 3P, पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। जो हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी और मिनिस्टर ऑफ IT इलेक्ट्रॉनिक एंड IT रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। इसमें क्या है? इंडिया की सिटीज़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। दोनों मिनिस्ट्रीज ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया है। इस मिशन का पर्पज़ है जो लोग हैं उनको 2022 तक पूरे शहर, पूरे इंडिया में सिटीजन सेंट्रिक और इकोसिस्टम ड्रिवन अप्रोच प्रोवाइड की जाए सर्विसेज डिलीवरी के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन 3 पिलर हैं, 2 मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2032 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है क्योंकि ओलंपिक हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे 2032 के ओलंपिक। ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। इससे पहले सिर्फ USA ही था जिसने 3 बार ओलंपिक्स को होस्ट किया। 2032 के ओलंपिक गेम्स ब्रिस्बेन में होंगे। देखिए 2020 के कहाँ हो रहा है? टोक्यो जापान में। 2024 के होंगे कहाँ? लॉस एंजलिस US में, सॉरी पेरिस में हो। 2024 के पेरिस में होंगे और 2028 के होंगे लॉस एंजलिस में। तो ऑस्ट्रेलिया 2032 में होस्ट करेगा। इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक रहा है 2020 इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा है क्योंकि 7 मेडल जीते हैं इंडिया ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें 1894 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है थॉमस बॉक। अच्छा, पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था ग्रीस एथेंस में, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट का कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर चुका है? तो यूपी का। कहाँ का? यूपी का कुशीनगर एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगा। कुशीनगर जो एयरपोर्ट यूपी का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगा। पहला था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है। अब कुशीनगर एयरपोर्ट यूपी का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है जो कि फ्लाइट्स को ऑपरेशन करेगा। हालांकि इंडिया का 87वां एयरपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रन करेगा। फर्स्ट ट्रांसजेंडर टॉयलेट यूपी की ओपन की गई है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही। बाकी DRDO की कुछ लैब वगैरह हैं, ये छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल लकीर। लाल लकीर विलेजर्स को उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को मोनेटाइज करने की फैसिलिटी देता है। किसने अप्रूवल दिया है इसका? तो लाल लकीर इनिशिएटिव पंजाब में लॉन्च किया गया है। देखिए पंजाब कैबिनेट ने लाल लकीर मिशन को लॉन्च कर दिया है। लाल लकीर मतलब देखिए जो लैंड है, आबादी वाली लैंड है, इसको बताता है। तो मतलब लाल लकीर मतलब नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज की जाएगी, आबादी लैंड है। ये मिशन किसने लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने। राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज, ये लाल लकीर इनिशिएटिव रखेगा जो आपका स्वामित्व स्कीम आई थी पंचायती राज मिनिस्ट्री की, उसके तहत इंप्लीमेंट की जा रही है लाल लकीर इनिशिएटिव पंजाब में। ये है मैप में पंजाब। कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ जो कि पंजाब की कैपिटल है उसने कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यह क्वेश्चन है अगले 6 महीने तक किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया? मेरे ख्याल से ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा क्योंकि असम और नागालैंड ये 2 स्टेट्स हैं जो बारी बारी से डिस्टर्ब एरिया घोषित करते रहते हैं। इस बार असम ने कर दिया, अगली बार नागालैंड करेगा। एग्जाम में ये आएगा कि मिनिमम 3 महीने के लिए तो आपको डिस्टर्ब एरिया घोषित करना पड़ता है। और कौन सा एक्ट है? आफ्सा एक्ट 1958 के तहत डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है और एक बार घोषित हो गया तो 3 महीने तक स्टेटस को रहेगा। अच्छा, ये कौन कौन घोषित कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट, ये 2 लोग घोषित कर सकते हैं आफ्सा के तहत डिस्टर्ब एरिया। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, 3 महीने मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दीपिका पादुकोण को लेवीज ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये है दीपिका पादुकोण, लेवीज ने इनका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। सीएट टायर्स ने राणा दुग्गवती को पंक्चर सेफ टायर्स के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लेवीज 1853 में स्थापना, कुछ याद आ रहा है 1850 से? इंडिया में पहली रेलवे चली थी 1853 में। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, US की कंपनी है लेवीज। दीपिका पादुकोण ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये बुक किसकी लाइफ स्टोरी है? तो ये बुक है कबीर बेदी की। कबीर बेदी की लाइफ स्टोरी है। ये है कबीर बेदी, इनकी लाइफ स्टोरी है। क्या है?
स्टोरी आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। बस इतने रखिए, कबीर बेदी की लाइफ स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत चौटाला कितने वर्षों के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं? तो अभी बताया था मैंने आपको, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के 4 वर्षों के लिए दुष्यंत चौटाला फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये हैं दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के दुष्यंत चौटाला फिर से 4 वर्षों के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 1926 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी हैं MP सिंह। और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? दुष्यंत चौटाला, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में। अच्छा, इंडिया की बेस्ट प्लेयर कौन है? मनिका बत्रा, अभी बताया था दिल्ली से है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की ट्राईलेटरल डायलॉग किस वर्ष में हुआ था? तो 2019 में हुआ था फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राईलेटरल डायलॉग। 2019 में, सॉरी 2020 में हुआ था, ये देख लीजिए। 2020 में फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का ट्राईलेटरल डायलॉग हुआ था। 2021 में दूसरी बार हुआ है। क्योंकि कोविड क्राइसिस चल रहा है तो इतनी जल्दी हो नहीं पा रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए, ट्राईलेटरल डायलॉग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में 2019 में पहली बार हुआ था, इस बार 2021 में दूसरी बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स फिनांस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज, इसकी मीटिंग को किसने होस्ट किया? तो ब्रिक्स फिनांस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर्स की मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया। ये देखिए, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 13th सेशन चल रहा है, इंडिया के पास है, याद रखिएगा। 2021 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो कुछ भी मीटिंग होगी तो इंडिया ही होस्ट करेगा। हाल ही में मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग हुई, इसको इंडिया ने होस्ट किया। ब्रिक्स स्टार्टिंग में 4 कंट्रीज थी, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये ग्रुप हो गया ब्रिक्स। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, मेरे ख्याल से येकातेरिनबर्ग में इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिक्स, और इस समय इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, रसिया से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत पहली बार किस कंट्री को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन का डोज मिला है? तो कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत पहली कंट्री बन गई है आपकी घाना। घाना पहली कंट्री बन गई है जिसको WHO के कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत फ्री एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन मिली है। देखिए, WHO ने कोवैक्स वैक्सीन लॉन्च किया था गावी के साथ मिलकर। इसमें कई सारी कंट्रीज को फ्री में वैक्सीन देनी थी, तो घाना पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसको कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत क्या फ्री में वैक्सीन मिली है। WHO की बात करें, घाना वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा। WHO 1948 में स्थापना हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडहैनम WHO के डायरेक्टर जनरल है, जो कि एथियोपिया से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। किस पेमेंट बैंक को RBI एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है? तो फिनो पेमेंट बैंक। देखिए, चाहे पेमेंट बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, RRBs हो, इनको RBI एक्ट की सेकंड शेड्यूल में शामिल किया जाता है। तो रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक ऐसा हासिल कर चुकी है मुकाम, इसको LF मेंटेन लिक्विडिटी फैसिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। फिनो पेमेंट बैंक हाल ही में RBI एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में शामिल हो गई। फिनो पेमेंट बैंक 2006 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ऋषि गुप्ता इसके CEO हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक पहले 1 लाख तक का डिपॉजिट ले सकती थी, लेकिन अब 2 लाख कर दिया गया है कुछ दिन पहले। हालांकि क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं दे सकती है, 2 चीजें नहीं, डेबिट कार्ड दे सकती है। एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तमिलनाडु में एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? देख लीजिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर EK पलनीस्वामी ने एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क हाल ही में इनॉग्रेट किया है, सालेम डिस्ट्रिक्ट में, एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज। यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क इनॉग्रेट किया गया है, 1023 करोड़ की लागत से बना है, याद रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु की। कुछ दिन पहले ही फ्लिपकार्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया था, स्मॉल स्केल की बिजनेस थे उनको इनहांस करने के लिए। इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व, मेघालय टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में ही बना है, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकती है राज्यों पर, किस आर्टिकल के तहत? हालांकि आर्टिकल 356 है, लेकिन आर्टिकल 359 के तहत भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ये देख लीजिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, पुदुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगेगा। 1991 में इससे पहले लगा था, लेकिन ये तो लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 356 यूनियन गवर्नमेंट को अप्रूवल देता है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं कहीं भी स्टेट्स में। देखिए, इंडिया में 3 तरह के इमरजेंसी लगती हैं। पहली बात तो आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत। इससे पहले 352 के तहत लगता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल, फिनेंशियल इमरजेंसी, जो कि एक बार भी नहीं लगी है, बस इतना याद रखिएगा। चार्टर मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली की जो बस सर्विसेज हैं उन्होंने लॉन्च किया है चार्टर मोबाइल ऐप। देख लीजिए, DTC पैसेंजर चार्टर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। चार्टर ऐप DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। दिल्ली के विषय में खास बात है, इंडिया की राजधानी पहले कोलकाता थी, 1911 में कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल बनाया गया।
बाद में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 239 AA, इसके तहत दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री द्वारा CBIC के साथ एक MOU साइन किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साथ एक MOU साइन किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और CBIC ने MOU साइन किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। CBIC देख लीजिए आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, 1964 में स्थापना हुई थी। मोटो है देश सेवार्थ का संचय। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है M अजीत कुमार। देखिए, इंडिया में जो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है वो 1855 में बना था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम पे। अच्छा, 1855 में इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अगर थोड़ा सा याद ना आए तो कभी ऐसा कर लीजिए, 1853 में क्या चला था? रेलवे चली थी। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, लॉर्ड डलहौजी थे। तो 1855 में भी लॉर्ड डलहौजी थे। थोड़े दिन बाद लॉर्ड कैनिंग आ गए थे, फिर आ गई थी रिवॉल्यूशन। और ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, हो सकता है लॉर्ड कैनिंग बन गए हो, लेकिन चलिए थोड़ा सा गेस करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 1 से 3 मार्च के बीच में इसका कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया है? ग्लोबल बायो इंडिया समिट सेकंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 1 से 3 मार्च के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, ये नेशनल लेवल पर ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा सेकंड एडिशन ग्लोबल बायो इंडिया समिट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। एंड टैगलाइन क्या है? बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। तो दोनों चीजें रखिएगा। ग्लोबल बायो इंडिया समिट इसका सेकंड एडिशन हुआ है। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, टैगलाइन है बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इतनी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर। CII याद रखिएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, 1895 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इसके प्रेसिडेंट हैं। और ग्लोबल बायो इंडिया समिट हाल ही में सेकंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इनॉग्रेशन किया है। ये देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का गुलमर्ग कश्मीर में इनॉग्रेशन किया है। ये है सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देखिए, इनको विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए। सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम गुलमर्ग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये क्वेश्चन है, ओला जो OLX आउटोज है उसके CEO कौन बने? तो हाल ही में OLX आउटोज के CEO बने हैं कौन? गौतम ठक्कर। ये देख लीजिए, ये हैं गौतम ठक्कर। OLX आउटोज के CEO बने हैं, बस इतना देखिएगा। OLX आउटोज के नए CEO बने हैं गौतम ठक्कर। OLX आउटोज की बात, OLX ग्रुप की बात करें तो 2006 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में। हम लोग सोचते थे इंडिया में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नारायणी सेना, किसने कहा है कि एक नई CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बटालियन बनाई जाएगी जिसका नाम हो नारायणी सेना? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत सारी CAPF आती हैं। इन्होंने ही कहा है, यानी अमित शाह जी ने, कि एक नई बटालियन बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नारायणी सेना। देखिए, महाभारत के काल में नारायणी सेना से लोग डरते थे, ठीक है। तो नारायणी सेना, अमित शाह जी ने कहा है, नई CAPF बटालियन होगी कूच बिहार में। कूच बिहार ये कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है कूच बिहार। तो प्रिंसली स्टेट ऑफ कूच बिहार के वॉरियर्स में शामिल होंगे नारायणी सेना में, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है। ये किसकी याद में कहा है? पंचानन ठाकुर जी की याद में कहा है, क्योंकि बर्थ प्लेस का है कूच बिहार, उनका बर्थ प्लेस है। CRPF इन्होंने वुमेन वॉरियर्स इंडक्ट कर लिए हैं कोबरा पोस्ट के लिए। देखिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस टोटल 5 हैं। 5 कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है पांचों आपकी। असम राइफल्स इसमें नहीं आती है। BSF आती है, CRPF आती है, CISF आती है, ITBP आती है, सशस्त्र सीमा बल आती है, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम देख लीजिए बस आप, वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है इस बार? वैल्यूइंग वाटर। इस बार 2021 में 28वां वर्ल्ड वाटर डे बनाया गया है। क्यों भाई? 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वाटर डे से, जब अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में। अच्छा, तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, इतना याद रखिएगा। तो थीम क्या है इस बार का? 28वां वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। थीम है वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। पहली बार कब अनाउंस किया था? 1995 में। कब? 1995 में। देखिए, इस बार गांधी पीस प्राइज 2 लोगों के लिए अनाउंस किया गया है, देखिएगा। 2019 के लिए गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। किसको?
काबूस बिन सायद अल सायद, इनको 2019 के लिए गांधी पीस प्राइज मिला है। 2020 के लिए इसको मिला है। बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को, बस बंग बंधु इसको कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, गांधी पीस प्राइज 1995 से दिया रहा है। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की तरफ से शुरुआत हुई थी इसकी। देखिए किसी को भी दिया जाता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 करोड़ तक का कैश प्राइज दिया जाता है। तो ये ओमान के किंग हैं, इनको 2019 के लिए, और ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट द्वारा किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है? तो हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट 224 जो आर्टिकल है 224, इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट इनका टेन्योर डिसाइड करता है, ऐसा नहीं कि कितने भी समय के लिए रहेंगे, 2 वर्षों के लिए हाल ही में अपॉइंट किया है छत्तीसगढ़ में 2 एडिशनल जजेस, नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 224 के तहत हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट कर सकता है। याद रखिएगा आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 214 में कौन है? हाई कोर्ट। बस कंप्लीट हुआ आपका, फरवरी तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। अब ऐड नहीं आएंगे वीडियो में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तब तक हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं